नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है आदमी। इसे लिखा है आशीष सिन्हा ने। कोरिया उरांव को जब वे बांध कर ले आए तब सेठ का सूरज माथे पर तवे की तरह जल रहा था और सारा जंगल उस आग में झुलस रहा था। कारिया के पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर धूप नापने की कोशिश की, पर धूप गर्म सलाखों की तरह उसकी आंखों से जा टकराई। उसने सिर झुका लिया। पूरा जंगल जैसे निशब्द जल रहा हो। कहीं कोई आवाज नहीं। चिड़ियों जानवरों तक की आवाज जैसे उस आग में झुलस कर खाक हो गई हो। कारिया को बांध कर ले जाने की खबर सुनकर जंगल बाबू अपनी कोठी से बाहर आए। पूरे जंगल में और जंगल के बाहर आदिवासियों की बस्ती में कारिया उरांव के पकड़े जाने की खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। बस्ती से आदिवासियों की भीड़ इधर ही आ रही थी। उनके चेहरे पर भय और आक्रोश का मिश्रण था। जंगल बाबू इन लोगों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। वह जानते हैं कि बस्ती के लोग उनसे घृणा करते हैं। अगर कहीं अकेले वो उनके बीच पड़ जाएं तो शायद ही जिंदा वापस लौट सकें। उन्हें आदिवासियों का इस तरह इकट्ठा होना ग्रेव सिक्योरिटी रिस्क की तरह लगा। उन्होंने फॉरेस्ट गार्डों को आदेश दिया, भीड़ बस्ती में वापस लौटा दी जाए। वैसा ही हुआ। कारिया को देखकर जंगल बाबू सहम गए। आबनूस सा रंग, दैत्यों सा चेहरा, सिपाही जैसे पहाड़ को बांध कर ले आए हों। जंगल बाबू कारिया को कुछ एक क्षण देखते रहे। कारिया को देखते देखते उन्हें लगा, अगर सिपाहियों के बंधन से पल भर के लिए भी कारिया मुक्त हो जाए तो वह उन्हें चीर कर रख देगा। जंगल बाबू डर गए, चिल्लाए, आए, ठीक से बांधो इस कमीने जंगली को। कारिया का दिल चाहा, एक बार, सिर्फ एक बार आकाश में छुपे अदृश्य सिंह बोंगो देवता उस पर कृपा करें और वह किसी तरह बंधन तोड़ने में कामयाब हो जाए तो फिर जंगल बाबू के टुकड़े टुकड़े करके वह जानवरों को खिलाए। पता नहीं, उसके बंधन और मजबूत होते गए। रस्सी का कसाव कमर, सीने से होते हुए दोनों हाथ के इर्द गिर्द मजबूत होता गया। इस हरामजादे को खंभे से बांधो पहले, जंगल बाबू चिल्लाए। उन लोगों ने कारिया को खंभे से बांधा। कारिया ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। दरअसल अब कुछ भी कर गुजरने की शक्ति उसमें नहीं थी। जिस्म का खून पानी बनकर चेहरा, सीना और पिंडलियों से बाहर निकल रहा था। लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून की बूंदें टपक रही थीं। पिंडलियों और जांघों की तड़पती नीली शिराएं फटकर बाहर निकलना ही चाह रही थीं। कमर के इर्द गिर्द लिपटे गज भर कपड़े में एक विशाल शरीर जैसे समा जाना चाह रहा हो। पेट के अंदर अंतड़ियों को कोई तेज हथियार से छेद रहा था। 4 दिनों से पेट खाली है। 4 दिन तक जंगली शाक पत्ते चबाकर वह जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बेतहाशा भागता रहा। सींगा फूंक कर बस्ती भर के लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान भी उसने दिया था, पर जंगल बाबू के सिपाहियों ने बस्ती को घेर रखा था। और एक दिन अचानक जंगल बाबू के इन कुत्तों ने उस पर हमला किया। वे काफी लोग थे। उसका जी चाहा पत्थर से कूट कूट कर वह कईयों का भेजा निकाल दे, पर यह उससे नहीं हुआ। उन लोगों ने उससे घेर कर बांध लिया। क्या नाम है तेरा? जंगल बाबू दहाड़ उठे। हरामजादे, सर उठा। उठाता है या नहीं? कारिया सर कैसे उठाए? सर उठाने की शक्ति नहीं रह गई थी। पलकों के दोनों कोर से आंसू पसीने से मिलकर रिस रहे थे। कारिया बड़ी मुश्किल से खड़ा था। जबान नहीं खोलेगा? जंगल बाबू चीख उठे। साले, टानों को तूने ही खत्म किया? तूने ही जंगल में आग लगाई? नहीं हुजूर, नहीं। कारिया के हाहाकार से जंगल गूंज उठा। कारिया जमीन पर बैठ गया। टानो मर गई? वह टानो को मारना नहीं चाहता था। इसी जंगल बाबू ने टानो का खून किया है। बेंत चलाओ, जंगल बाबू चिल्लाए। फॉरेस्ट गार्डों ने बेंत चलाने में बड़ी फुर्ती दिखाई। नाम बताता है या नहीं? कारिया हुजूर। तू जंगल की बस्ती में रहता है? जी हुजूर। टानो तेरी बीवी थी? हाँ हुजूर। तूने उसे जान से मार डाला? कारिया चुप। तूने फिर जंगल में आग लगाई? कारिया चुप। कारिया क्या जवाब दे? टानो को तो पहले ही जंगल बाबू ने मार डाला था। क्या बचा था टानो में? चलाओ बेंत साले पर। जंगल बाबू जैसे गुस्से से पागल हो उठे। साले की बीवी के मरने का मुझे कोई गम नहीं,
पर सरकार की धरोहर को इसने जलाया है। 1/4 जंगल जलकर खाक हो गया है। शुक्र है यह पकड़ में आ गया, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहता। 30 वर्ष के जवान कारिया का दैत्याकार शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो गया। वह बच्चों की तरह फफक रहा था। बेतों की बारिश जारी थी। वह ठीक से रो भी नहीं पा रहा था। पेट के अंदर झुलसती अंतड़ियां बगावत कर रही थीं। एक विकृत आवाज उसके कंठ से निकल रही थी, गर्दन दबोच कर किसी को मारते वक्त जैसी आवाज आदमी के कंठ से निकलती है। फिर कारिया की आंखों के सामने यह जंगल बाबू घूमने लगा। जंगल बाबू भी, उसका बंगला भी, उसके कुत्ते भी। हरी नीली पीली रोशनी की सलीब उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। रुक जाओ, यह बेहोश हो गया। जंगल बाबू कोठी के अंदर जाते हुए बोले, इसको बांध कर रखो जब तक शहर से पुलिस नहीं आती। बेहोशी को सालम में भी कारिया को लगा टानो सामने आ खड़ी हुई है। टानो, मेरी टानो। टानो को यह सब अच्छा नहीं लगता है, और औरतें भी तो पत्थर तोड़ने का काम करती हैं, पर ठेकेदार पंजवानी हमेशा उसी के पीछे लगा रहता है। कभी इस बहाने कभी उस बहाने आगे पीछे घूमता रहता है। जंगल बाबू के कमरे पर जाने को कहता है जंगल बाबू को खुश कर दे, वह इस जंगल के सरकारी अफसर हैं, वह टानू को भी खुश कर देंगे। जंगल बाबू की ऐसी की तैसी। एक बार अगर टानू कारिया से शिकायत कर दे तो जंगल बाबू की खैर नहीं, ठेकेदार पंजवानी की भी नहीं। कारिया का ख्याल आते ही टानू का चेहरा अपने आप शर्म से झुक जाता है। ऐसा अलबेला जवान बस्ती भर में नहीं है। कितना चौड़ा सीना है कारिया का। उस इस्पाती सीने में खो जाने का मन करता है टानू का। जंगल से हर शाम लकड़ी चीरकर वह इधर से गुजरता है और टानू के पीछे पीछे बस्ती तक जाता है। अब वह आता ही होगा। टानू जानती है, बस्ती की और लड़कियां, खासकर मानो और फूला कारिया के पीछे पीछे घूमती हैं। अभी पिछले दिनों किसी की शादी में नाचते वक्त नाचती हुई मानिया कारिया के बदन से एकदम सट सी गई थी। हे टानो, चलेगी नहीं? कारिया आ गया। चलूंगी, पर तेरा क्या? तू चल अपना, टानो इठलाती हुई बोली। कारिया ने बहुत इंतजार किया है, पर अब और सब्र उससे नहीं होता। टानो को देखते ही वह अपना होश खो बैठता है। इधर टानो के शरीर में जैसे ज्वार आया है। कपड़े का टुकड़ा वो जो लपेटती है बदन पर, वह अब काफी नहीं रहा। कमर से जांघ तक का हिस्सा तो ढक जाता है, पर कमर से ऊपर जो कुछ दिखता है उसे देखकर कारिया पागल हो जाता है। टानो को शहरी औरतों की तरह अंगियां पहननी चाहिए, नहीं तो जंगल बाबू और ठेकेदार उसे छोड़ेंगे ही इस हालत में। तू मेरे पीछे पीछे क्यों घूमता है रे? टानो तुनक उठी। टानो सुन, कारिया पुकारता है। क्या है रे? तू अंगियां क्यों नहीं पहनती? हाय हो, ये क्या कहता है? टानो का चेहरा स्याह सुर्ख हो जाता है। जल्दी जल्दी वो अपने को ढकने का प्रयास करती है। टानो के चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, पर वहां ऐसा कुछ था जरूर कि कारिया उछलकर टानो के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। टानो चिल्लाती रही। कुछ एक क्षण फिर चुपचाप उसी इस्पाती सीने के ज्वार में समा गई। पहली, दूसरी और तीसरी रात कारिया और टानो को होश नहीं था। एक पाश्विक उल्लास में सारा वक्त बीत गया। आबनूसी रंग की टानो का तराशा हुआ जिस्म कारिया की शिराओं में बहने वाली खून की धाराओं को ठंडा नहीं होने देता। झोंपड़ी, जंगल, झाड़ी, जहां भी कहीं वे गए, शारीरिक तृष्णा और आवेश ने उन्हें अलग नहीं होने दिया। कारिया के आगोश में टानो का दम घुट जाता, फिर भी उस घुटन का स्वाद टानो के लिए अभूतपूर्व था। कारिया के लोहे से मजबूत पंजे जब टानो के शरीर के ऊपर रेंगते तो टानो होश खो देती। दोनों उन्माद की स्थिति में रहे 3 दिनों तक, जैसे कोई भीषण भयंकर लड़ाई लड़ रहे हों। चौथी रात को जब वे दोनों बस्ती से वापस लौटे तो मादल और शिगा की आवाज ने उनका स्वागत किया। कायदे के मुताबिक लड़के और लड़की अगर 3 दिन 3 रात गायब रहें तो वे पति और पत्नी घोषित किए जाते हैं। बस्ती के मर्द और औरत कारिया और टानो को घेर कर काफी रात तक नाचते रहे। दूध सी धोई चांदनी में सारा परिवेश मायावी लग रहा था। कारिया ने सबको जी भरकर ताड़ी पिलाई थी। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, सबकी आंखों में सुरूर उतर गया था। कारिया को यकीन था वह अकेला घर का खर्च जुटा लेगा, टानो को काम पर नहीं भेजेगा। लोग अच्छे नहीं हैं। ठेकेदार हमेशा यहाँ की लड़कियों, औरतों के पीछे लगा रहता है। उन लोगों की नीयत कभी अच्छी नहीं होती। न जाने क्यों संथाल या आदिवासी लड़कियों को देखते ही उनके मुंह में
पानी भर आता है। कारिया दिन भर जंगल में कुल्हाड़ा चलाता, जंगल बाबू और ठेकेदार जैसा कहते करता। सूरज उगते ही कारिया जंगल पहुंचता, सूरज डूबते लौटता। टानो दिन भर इंतजार करती, शाम को कारिया को देखते ही झूम उठती। कई महीनों तक के सिलसिला चलने के बाद अचानक कारिया ने आविष्कार किया। वह दिन भर जानवरों की तरह मेहनत करता है, फिर भी दोनों जनों का पेट नहीं भरता। महीनों ताड़ी की लवनी भी उसे नसीब नहीं हुई। ताड़ी तो दूर रही, भर पेट चावल तक नहीं जुट पाता। कारिया दुखी हो उठता, टानों पर बिगड़ता, फिजूल खर्ची का आरोप लगाता। खाली पैसा, खाली पैसा। टानो तुनक उठती है। आजकल तो सिर्फ पैसों की बात करता है कारिया। देख टानो, दिन भर हाथी की तरह लकड़ी ढोता हूँ, जंगल चीरता हूँ। कारिया उदास होता हुआ बोला, फिर भी हम भूखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कौन पैसे मार ले जाता है? मारेगा कौन? टानो कहती, तो ही मेहनत नहीं करता। देख टानो, कारिया गुर्रा उठता है। झूठ बोलेगी तो जवान खींच लूंगा। मैं मेहनत नहीं करता। कारिया उदास हो जाता है। ये कौन सा राज है? कहाँ का इंसाफ है? मेहनत की कोई कदर नहीं। अगर मेहनत की कोई कदर नहीं तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा? पहाड़ सा यह शरीर किस लिए? उसके बाप दादे ने मेहनत मजदूरी की, वह कर रहा है, उसका बेटा भी करेगा, पर मेहनत की कीमत तो मिलनी चाहिए, पेट तो भरना चाहिए। ठेकेदार कहता है जंगल बाबू पैसा मारता है, जंगल बाबू कहता है सरकार कम पैसा देती है। जंगल बाबू और ठेकेदार को भी कारिया जानता है, पर सरकार से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई। अगर इत्तेफाक से सरकार से उसका सामना हो जाए तो। उदास कारिया मानिया मुर्मू के पास जाता है। मानिया इसी बस्ती का लड़का है, कारिया का हम उम्र, पर बस्ती में सबसे होशियार। मेहनत मजदूरी कर मानिया बस्ती से निकलकर शहर भाग गया था। वहाँ 7-8 साल रहकर शहर के बाबुओं जैसा लिख पढ़कर बस्ती वापस लौटा है। कारिया को यकीन नहीं था मानिया पढ़ लिख कर वापस लौट आएगा। मानिया से पहले भी 2-1 लड़के लिखाई पढ़ाई करने शहर गए, पर वे वापस बस्ती में रहने नहीं आए। शहर के बंगलों में रहते हैं और 4-5 साल में एक बार चुनाव के समय गाड़ी, झंडे और ताड़ी तथा ठर्रे की बोतल लेकर वोट मांगने आते हैं। शहर में रहते रहते उनका चेहरा भी जंगल बाबू या ठेकेदार जैसा क्रूर हो जाता है। कारिया जानता है वे पढ़ लिख कर अब अपने अनपढ़ भाइयों से नफरत करते हैं। कारिया की समझ में ये नहीं आता ये चुनाव, वोट और झंडे क्या चक्कर है कि अपने भी पराये हो जाते हैं। परंतु मानिया मुर्मू वैसा नहीं है। पढ़ लिख कर बस्ती वापस आ गया है। वह बस्ती के लोगों का हर मुश्किल आसान करने पर तुला है। कहता है जंगल बाबू और ठेकेदार को सीधा कर देगा। मानिया कहता है हमारा हक हमसे अब तक छीना जाता रहा है, लेकिन अगर सब मिलकर एक जोरदार लड़ाई लड़े तो हमें हमारा हक मिलेगा। मानिया कहता है हक मांगा नहीं जाता, हक कायम किया जाता है, और हक कायम करने के लिए लड़ाई चाहिए। क्या सोचता है रे कारिया? अच्छा मानिया, यह बता, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी पेट क्यों नहीं भरता? कारिया पूछता है क्योंकि तेरी मेहनत कोई और चुरा ले जाता है। मानिया फिर हंस देता है। मेहनत कोई कैसे चुराएगा? कारिया हैरान। मेहनत चुराने का मतलब है, मानिया उसे समझाता है, मेहनत के जो जायज़ और मुनासिब पैसे हैं उससे कुछ पैसे चुराना। कौन चुराता है मानिया, जरा हमें बता। कारिया उत्तेजित हो उठता है। ठेकेदार, जंगल बाबू। ठेकेदार भी? जंगल बाबू भी? मानिया धीरे धीरे बोलता है, और भी बहुत लोग हैं सारे। फिर क्या उपाय है मानिया? कारिया असहाय सा कहता है, लड़ाई करनी होगी, हमें तुम्हें मिलकर लड़ना होगा। मानिया मुर्मू और बहुत कुछ समझाता है कारिया को। कारिया कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता। मानिया कहता है ये जंगल, ये पेड़, ये पौधे सब उन लोगों के अपने थे। यहाँ के झरने, यहाँ का आकाश, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा उनकी अपनी संपत्ति थी। सदियों से इन्हीं जंगलों में वे रहते आए हैं, पर उनके पूर्वजों से मिट्टी के मोल ये जमीन, ये जंगल खरीद लिए गए और उन्हें आदिवासी कहकर गंदी बस्ती में धकेल दिया गया। मानिया ठीक कहता है, अब अपना कुछ रहा ही नहीं। नहीं, न पेट भर खाना, न नाच, न गाना। कारिया को भी याद नहीं कब उसने आखिरी बार नाचा, कब गाया और कब मादल पर थाप लगाई। भूखों रहकर भी कारिया को उम्मीद थी मानिया एक न एक दिन लड़ाई लड़वा कर उन सबका हक जरूर वापस लेगा। वह ठेकेदार और जंगल बाबू को सीधे रास्ते पर ले आया था। वे अब अपनी मनमानी करने से घबराते, पर किस्मत का खेल देखो। एक दिन अचानक बस्ती में शहर से गाड़ी आई और सरकार की पुलिस।
वे मानिया को उठा कर ले गए। कारिया को तब यकीन हो गया था कि जंगल बाबू और ठेकेदार सरकार के अपने आदमी हैं, नहीं तो मानिया जैसे हीरा लड़के को पकड़ सकता है कोई। चल कारिया, जरा मेला घूम आए। जूड़े में सफेद वनफूल खोजते हुए टानू बोली। कारिया टानू को देखता रह गया। टानू इतनी सुंदर क्यों है? उसकी आंखों में हर वक्त एक खुमारी रहती। चलती तो सागर की लहरों की तरह टानू का जिस्म अंगड़ाई लेता। शादी के बाद तो उसके जिस्म में एक नया निखार आया है। कारिया उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। नहीं, मेले में वह टानू को कतई नहीं ले जाएगा। हजार आंखों से टानू को बचाना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मेला नहीं जाना। क्यों? पैसे नहीं है। पैसे नहीं हो तो क्या है? टानू खिलखिलाए। ऐसे ही घूमेंगे, मेला देखेंगे, खेल तमाशे मुफ्त नहीं देखे जाते। कारिया झल्लाया। कह दिया नहीं जाते। टानू कारिया को पहचानती है। वह चुप रही। कुछ एक क्षण इधर उधर घूमती रही। फिर उसने महुआ की एक बोतल कारिया के सामने लाकर रख दी। कारिया को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोतल पर टूट पड़ा। कहाँ से आई यह बोतल? आई कहाँ से? टानू मुस्कुराए। तुझे पीने से काम है, पी ले तू, मुझे भी थोड़ी देना। तब कारिया बोतल आधी खाली कर चुका था। उसके चेहरे पर बिखरे तनाव, हताशा, क्षोभ की रेखाएं मिटने लगी थीं। फिर भी बता टानो, मैं फिर से काम करने लगी हूँ। काम? कहाँ? कारिया चौंका। ठेकेदार ने जंगल बाबू से सिफारिश की थी। टानो, कारिया शेर की तरह गुर्राया। तुझे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। किसने कहा था तुझे काम पर जाने को? तू नाराज क्यों होता है रे? टानो बहुत ही आत्मीय स्वर में बोली। देख, तू सुबह शाम मेहनत करता है, फिर भी हमारा पेट नहीं भरता। मैं मेहनत कर लूंगी तो कम से कम पेट भर खाना तो मिलेगा। कारिया चुप रहा। टानो की आवाज में इतना अपनापन था कि कारिया से कुछ कहते नहीं बना। देख कारिया, इधर देख, अपना हाथ बढ़ा। टानो ने कारिया का हाथ खींचकर अपने पेट पर रखा। यहाँ एक और कारिया बढ़ रहा है। कुछ ही महीने में यह बाहर आएगा। उसके लिए भी तो कुछ बचाना है। टानो, तू नहीं समझती। कारिया सहाय सा बोला। उसके नसीब में भी वही सब लिखा है जो हम झेल रहे हैं। पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे बाप के पास भी नहीं था, नहीं रहेगा। धूल और मिट्टी खाकर वह बड़ा होगा। जानवरों की तरह मेहनत करेगा और हमारी तरह भूखा मरेगा। कोई जंगल बाबू, कोई ठेकेदार या कोई सरकार उसकी मेहनत चुरा कर ऐश करेगा। जो होगा सो होगा कारिया। चल, आज जरा मेला घूम आए। टानो के स्वर में अनुरोध था। सुन, जंगल बाबू या ठेकेदार तुझे तंग तो नहीं करते? करते, थोड़ा बहुत करते। क्या करते हैं? यही हंसी मजाक, कहते हैं शहर घुमाने ले जाएंगे। जंगल बाबू कोठी पर भी बुलाते। खबरदार जो तू उनकी बातों में आए। तू काहे को परेशान होता? टानो तुनक कर बोली। मेरे बदन पर कोई हाथ रख कर देखे तो भला, कच्चा चबा जाऊंगी। एक बोतल महुए से कारिया को कुछ नहीं होता, दो तीन बोतल चाहिए। टानो के लिए यही सुनहरा मौका था। वो कारिया को खींच कर मेले में ले गई। वायदा रहा, मेले में टानो कारिया को महुआ पिलाएगी। सर पर टोपी, कंधे से लटकता हुआ ट्रांजिस्टर, होठों पर सिगार और हाथों में एक छड़ी लिए जंगल बाबू पत्थर कूटने के काम का मुआयना कर रहे थे। एक नई सड़क बन रही है। सड़क बन जाने से ट्रक सीधे जंगल के अंदर तक आ जा सकेगी। लकड़ी ढोने के लिए मजदूरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। पिछले कुछ दिनों से जंगल बाबू हर रोज काम का मुआयना करने खुद आ रहे हैं। ठेकेदार पंजवानी जंगल बाबू को खुश करना जानता था। उसने चारा ठीक ही डाला था। जंगल बाबू एक जमाने से जंगलात की नौकरी कर रहे हैं। अपने 10-15 वर्ष की नौकरी के दौरान उन्होंने बहुत कुछ देखा है, सीखा है, आजमाया है। सच कहा जाए तो एक से एक बेहतर औरतों को उन्होंने बिस्तर पर सुलाया है। पर इधर कुछ दिनों से उनकी आंखों के सामने जो औरत है, जंगल बाबू ने वैसी कभी नहीं देखी। टानो अपने काम में मगन थी। हथौड़े से पत्थरों के बड़े टुकड़ों को तोड़ना उसका काम था। टुकड़े खूब छोटे न हो जाएं, इसका ध्यान रखना था। जंगल बाबू 2-3 गज कपड़ों में लिपटी इस आदिवासी औरत को देखकर पागल हो उठते हैं। कमबख्त, क्या तराशा हुआ जिस्म है। जब हथौड़ा चलाती है तो गुदाज बाहें, बाहों के नीचे घने केशों का गुच्छा और चोली विहीन स्तन कांप कांप उठते हैं। पंजवानी, जंगल बाबू चिल्लाते हैं। जी साहब। ठेकेदार पंजवानी सलाम ठोकता है। अब और कितना सताओगे? जंगल बाबू सिगार का धुआं उगलते हैं। मेरी रातों की नींद हराम है। समझा नहीं साहब, पंजवानी ने भोला बनते हुए कहा। अबे वो साहब के बच्चे। जंगल बाबू एक अश्लील हंसी हंसकर बोले। तुझे बिल वगैरह पास करवाना है या नहीं? हाँ सरकार। तो फिर
जंगल बाबू का इशारा टानों की ओर था। बड़ी तेज औरत है सरकार, मानेगी नहीं। कैसे नहीं मानेगी? जंगल बाबू फिर मुस्कुराए। कल शाम डाक बंगले में तुझे भी प्रसाद मिलेगा, पहुंच जाना। नियत समय पर टानों को वह डाक बंगला ले गए थे। वे चार थे। टानों मरने मारने पर तैयार हो गई थी। पत्थर से दो तीन का सिर भी फोड़ा था उसने, पर उनके आगे एक न चली। टानों पर काबू पाना जंगल बाबू के वश में नहीं था। कमरे की अलमारियां चूर चूर हुई थी। टेबल लैंप जमीन पर उलट गया था। शराब की बोतल दरवाजा से जा टकराई थी। स्ट्रे की राख कालीन पर फैल गई थी। सोफा और बिस्तर के तार तार हुए थे। फिर भी टानों ने अपने करीब जंगल बाबू को नहीं आने दिया था। फिर जंगल बाबू की रणनीति बदली थी। बाहर से उन्होंने उन चारों को अंदर बुलाया था। उसी फर्श पर जहां स्ट्रे की राख बिखरी थी, अलमारी का शीशा चूर चूर हो बिखरा था। शराब की बोतल टूट कर बिखरी थी। उन लोगों ने टानों को लिटाया। आहत जख्मी टानों की आवाज डाक बंगले के दीवारों से टकराई। जंगल बाबू, जंगल बाबू, मुझे छोड़ दें। मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे छोड़ दें। मेरी कोख में जो पल रहा है उस पर रहम करें। कालिया ने शाम टानों के इंतजार में बिताई। बस्ती के एक एक घर को उसने छान मारा था। कहीं टानों का कोई नामो निशान नहीं। भागा भागा वह जंगल बाबू की कोठी की ओर गया। जंगल बाबू वहां नहीं थे। वह रात भर जंगल में भटकता रहा। तीसरे दिन शाम को टानो मिली थी एक झाड़ी के किनारे। टानो के शरीर से खून की धाराएं रिस रही थीं। आंखें मरी हुई मछली सी सफेद और उल्टी थीं। कारिया को देखकर टानो के होंठ कांपे थे। उसने किसी तरह कहा था, जंगल बाबू। कारिया सब कुछ समझ गया था। सारा जंगल, सारी धरती तेज घूमती हुई गेंद की तरह उसकी आंखों के सामने नाच उठी थी। क्षण भर के लिए उसे लगा, इस सब की जिम्मेदार टानो है। वह क्यों काम करने घर से निकली थी? वह टानो पर टूट पड़ा। उसका पंजा टानो की गर्दन के इर्द गिर्द कसता गया। बोल हरामजादी, तू काम करने क्यों घर से निकली थी? बोल, बोलती क्यों नहीं? टानो के होंठ फिर कांपे। वह कुछ कह नहीं जा रही थी, कह नहीं पाई। पुतलियां उलटकर स्थिर हो गईं। कारिया होश खो बैठा था। जब होश वापस लौटा तो टानो का शव उसके सामने पड़ा था। कारिया शिशु की तरह रो रहा था। टानो के गर्भ में जो छोटा कारिया पनप रहा था, वह भी टानो के साथ गया। न जाने कितनी देर तक वहां पड़ा रहा। फिर वह उठा, कमर पर धोती के साथ बंधी माचिस निकाली और तीलियां जलाकर पागलों की तरह सूखे पेड़ों, पत्तों और झाड़ियों की ओर तब तक फेंकता रहा जब तक आग की चिंगारियां लपटें न बन गईं। जंगल में आग लगने की खबर जंगल बाबू को मिली। खबर यह भी मिली कि कालिया ओराव ने यह आग लगाई थी। आग की लपटें चौथाई जंगल को निगल गई थीं। कारिया और आग को वे ढूंढने निकले। कारिया भागता रहा। रात से सुबह हुई, सुबह से दोपहर और दोपहर से फिर रात। कारिया भागता रहा। जब मुंह से झाग निकलने लगा तो जंगल बाबू के कुत्ते ने उसे पकड़ लिया था। कारिया की आंखें खुली तो सर पर नक्षत्र जगमगा रहे थे। धीमी हवा अपने साथ अनजान वन फूलों की महक लाई थी। टानों के शरीर से हमेशा ऐसे ही गंध फूटती थी। तस्वीर की तरह एक बार फिर सब कुछ कारिया की आंखों के सामने घूम गया। शरीर का दानव न जाने कैसे फिर उसके पास लौट आया। पीछे बंधे हाथ एक झटके से मुक्त हो गए। जंगल बाबू के कुत्ते थोड़ी दूर कोठी के बरामदे में लेटे थे। कारिया चुपचाप बरामदे तक गया। फिर दीवार से सटकर वह कोठी के पिछवाड़े की ओर आया। दीवार से सटी लकड़ी के बीम के सहारे वह दीवार पर चढ़ा। फिर धीरे से जंगल बाबू के आंगन में। आधी रात को अचानक जंगल बाबू ने महसूस किया, उनके सीने पर टनों बोझ लदा हुआ है और धीरे धीरे पत्थर से मजबूत दो पंजे उनकी गर्दन के इर्द गिर्द कसते जा रहे हैं। उन्होंने चिल्लाना चाहा, चिल्ला नहीं सके। उठना चाहा, उठ नहीं सके। नक्षत्र टिमटिमाती रोशनी जंगल बाबू की आंखों के सामने से धीरे धीरे ओझल होती गई। धन्यवाद।